नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एंटीफंगल जो भी डिजीज़ होती है उसके डायग्नोसिस कैसे बनाते हैं और कौन-कौन से ऐसे टूल होते हैं या कौन-कौन से इन्वेस्टिगेशन कराते हैं, किस-किस इन्वेस्टिगेशन की मदद से हम डायग्नोसिस बनाते हैं और जब डायग्नोसिस बन जाए तो उसका ट्रीटमेंट का क्या तरीका होता है, किस तरीके से उसका ट्रीटमेंट करते हैं, उसके बारे में जानेंगे। यानी कि हम इसमें फंगल डिजीज़ का डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अगर फंगल डिजीज़ अगर किसी को हो जाता है और अगर हम उसकी डायग्नोसिस बनाना हो तो मेनली कुछ मेजर्स टूल्स है उसका इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले उस पेशेंट का फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है। फिजिकल एग्जामिनेशन में जो अफेक्टेड एरिया है उसका एग्जामिनेशन करते हैं मेनली। मान लो अगर कहीं यहाँ पे कोई लेशंस है, पैचेज है, तो उसका एग्जामिनेशन करोगे, उसका रंग, उसका कलर कब हुआ। सबसे बेहतर चीज़ होती है कि उसकी हिस्ट्री लिया जाए, अच्छे से हिस्ट्री टेकिंग हो। प्रॉपर तरीके से जब हिस्ट्री टेकिंग हो जाए तब उसका फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाए। फिजिकल एग्जामिनेशन में ईयर का, नोज़ का, आई का, स्किन का और जो भी म्यूकस सिक्रेटिंग जो ऑर्गन्स है या पार्ट्स है, उन सभी चीज़ों का हम एग्जामिनेशन करते हैं। फिर उसके बाद फिजिकल एग्जामिनेशन बहुत देखिए हिस्ट्री टेकिंग के बाद फिजिकल एग्जामिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देन उसके बाद डायरेक्ट एग्जामिनेशन करते हैं। डायरेक्ट एग्जामिनेशन कहने का मतलब है कि कोई अगर स्पेसिमेन लेना है तो आपने कोई स्पेसिमेन लिया और तुरंत उसको आपने आधे घंटे, 1 घंटे या कुछ मिनट के अंदर तो उसको तुरंत देख के तुरंत आपने पता लगाया कि इसके अंदर क्या दिक्कत है, तो इसको डायरेक्ट एग्जामिनेशन बोला जाता है। यानी कि जो भी फ्लूइड आप कलेक्ट करोगे, वो भी जो भी सलाइवा रहेगा, जो भी सेक्रेशंस रहेंगे, उन सेक्रेशन का तुरंत ही आप जो भी एग्जामिनेशन करेंगे। फिर उसके बाद जब इससे नहीं मालूम चलता तो हम कल्चर कराते हैं। कल्चर में उस स्पेसिमेन को यानी उस सैंपल को भेज देते हैं, ग्रो कराते हैं एक मीडिया में, और उस मीडिया से पता चलता है कि वो किस तरीके से अपना पैटर्न शो कर रहा है। फिर फाइनली उसके बारे में मालूम चल जाता है। जब इससे नहीं मालूम चलता तब एक और लास्ट आती है इमेजिंग मोडालिटीज़। इमेजिंग मोडालिटीज़ हम कब कराते हैं? इमेजिंग मोडालिटीज़ कहने का मतलब है या तो एक्सरे, सीटी इसका इस्तेमाल करना, इमेजिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना। एक्सरे या सीटी या दैट मीन्स इमेजिंग टेक्नोलॉजी या पेट स्कैन, इसका इस्तेमाल हम तब करते हैं जब माइकोसिस दैट मीन्स फंगल डिजीज़ इन्वेजिव स्टेज में चला जाता है। यानी कि किसी ऑर्गन को या ऑर्गन सिस्टम को अफेक्ट करने लग जाता है, यानी कि वो बॉडी के अंदर वाले पार्ट में, इनर एरिया में क्रॉस कर जाए, कहीं चला जाए। जैसे कि किसी स्पेसिफिक ऑर्गन को टारगेट कर लिया, जैसे चेस्ट में चला जाए, तो उसमें आपको सीटी एक्सरे कराना पड़ता है। ठीक है। नेक्स्ट है सीरो डायग्नोसिस। ये सीरो डायग्नोसिस मेनली जो सीरम होता है उस बेसिस पे किया जाता है। तो सीरम से एंटीबॉडी टेस्ट भी करते हैं और एंटीजन टेस्ट भी करते हैं। एंटीबॉडी टेस्ट सीरम से ये पता करने के लिए करते हैं कि अगर कोई फंगस है तो उसके अगेंस्ट में हमारा बॉडी एंटीबॉडी बना रखा होगा। दैट मीन्स अगर कोई एंटीबॉडी है सीरम में, इसका मतलब है कि वो फंगस है। या कोई एंटीजन है तो उससे पता चलता है कि हाँ, कोई ना कोई उसमें एंटीजन है, यानी कोई ना कोई फंगल डिजीज़ हो रहा है। तो ये सीरोलॉजिकल डायग्नोसिस भी कराया जाता है। इसके बाद एक और होती है डिटेक्शन ऑफ फंगल मेटाबोलाइट्स। हर एक जो फंगस होते हैं अपना कुछ ना कुछ मेटाबोलाइट्स रिलीज़ करते हैं, और उस मेटाबोलाइट से भी हमें पता चल जाता है। तो ब्लड में उसका मेटाबोलाइट्स है या नहीं, उससे भी पता कर सकते हैं इसके बारे में। तो उसका मेटाबोलाइट, फंगल मेटाबोलाइट्स को डिटेक्ट करके पता कर सकते हैं उस फंगस के बारे में। नेक्स्ट है मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। जब सारे डायग्नोसिस अगर फेल कर जाए, कुछ भी ना काम आए, तब लास्ट में हम मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस पे जाते हैं। मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस भी 2 तरह का होता है। एक पीसीआर बेस्ड होता है यानी पॉलीमरेज चेन रिएक्शंस के थ्रू, और एक नॉन पीसीआर बेस्ड होता है जिसमें न्यूक्लिक एसिड की जो सीक्वेंसिंग होती है उसकी एनालिसिस की जाती है, और उससे पता चलता है कि इसमें कौन सा फंगस है या कौन सा दूसरा वाला है या नहीं, इसके बारे में मालूम चलता है। तो इस तरीके से हमारे पास कुछ टूल्स हैं या डायग्नोस्टिक टूल्स इसको बोलते हैं। इसी के हेल्प की मदद से हम डायग्नोसिस बनाते हैं। एक सबसे पहली चीज़ कि आप उसकी हिस्ट्री लीजिए। अगर आपने हिस्ट्री अच्छे से लिया तो आधी डायग्नोसिस तो आपका वहीं बन जाता है। आप उसको क्लियर करने के लिए, कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए आप फिजिकल एग्जामिनेशन करें। फिर फिजिकल एग्जामिनेशन के बाद ये सारी आप जांचें करा सकते हैं, ये सारी इन्वेस्टिगेशन का सहारा ले सकते हैं। लेकिन पहली चीज़, 2 चीज़ें करनी है कि सबसे पहले उसकी हिस्ट्री टेकिंग करनी है बहुत डिटेल में,
जितना डिटेल में आप कर सकते हो उतना डिटेल में करें। और देन उसके बाद उसकी एग्जामिनेशन करें, फिजिकल एग्जामिनेशन करें। और देन लास्ट में जो भी आपका डिफरेंशियल डायग्नोसिस बनाना है, तो उस डिफरेंशियल डायग्नोसिस बनाने के लिए आप इस इन्वेस्टिगेशन में से किसी का सहारा ले सकते हैं अपनी अकॉर्डिंग की देखते हुए। आप अगर अगर हम इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करें कि इसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, तो ट्रीटमेंट करने के मेनली 2 से 3 इसके तरीके हैं, उसके अपनाया जाता है। सबसे पहले जनरल चीज़ों को अपनाते हैं, जिसको जनरल मेजर्स हैं वो उसमें काउंट आ जाते हैं। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं कि ये इन्फेक्शन अगर दोबारा ना हो, तो इसको जो री इन्फेक्शन होने वाली जो प्रोसीजर्स होते हैं या री इन्फेक्शन को ना हो, तो रिड्यूस री इन्फेक्शन के लिए कुछ स्टेप्स होते हैं, हम उसको फॉलो करते हैं। और लास्ट में जो टॉपिकल एंटीफंगल मेडिकेशन होते हैं उस पे जाते हैं, और फिर उसके बाद ओरल मेडिकेशन। अधिकतर डॉक्टर और अधिकतर लोगों का यही होता है, डायरेक्टली वो टॉपिकल एंटीफंगल मेडिकेशन पे जाते हैं। जनरल मेजर्स या रिड्यूस री इन्फेक्शन पे ध्यान कम देते हैं, इसको वो कम इम्पोर्टेंस देते हैं और सीधा टॉपिकल एंटीफंगल मेडिकेशन पे चले जाते हैं, यानी दवाई पे बात करने शुरू कर जाते हैं। बट ऐसा नहीं करना होता है। सबसे पहले आप उसको जनरल मेजर्स बताइए, फिर उसके इन्फेक्शन को कम से कम कैसे किया जा सकता है वो सारी तरीका बताइए, ताकि और वो फैले नहीं। एंड देन उसके बाद कुछ एंटीफंगल जो टॉपिकल यूज़ के लिए एंटीफंगल मेडिकेशन है उसका इस्तेमाल कराइए। और देन उसके बाद कुछ ओरल मेडिकेशन, अगर इससे नहीं ठीक होता है, सीवियर स्टेज में है, तब उसके बाद ओरल मेडिकेशन देनी है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि जनरल मेजर्स में हम क्या क्या कर सकते हैं और पेशेंट को क्या क्या बताना चाहिए। तो पहली चीज़ क्या है, करेक्ट प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स वेयर पॉसिबल, यानी कि जिन जिन चीज़ों से वो चीज़ें हो सकता है, उस फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, उन सभी चीज़ों को पहले ठीक करना है, इस बात पे ध्यान रखिए। दूसरा है कीप द अफेक्टेड स्किन क्लीन एंड ड्राई, वॉश डेली, जो भी अफेक्टेड स्किन है उसको हर रोज़ साफ़ करें और उसको सूखा रखें, इस बात का ध्यान रखें और हर रोज़ साफ़ करें उसे। तीसरी चीज़, केयरफुली क्लीन द शावर एंड बाथ यूजिंग ब्लीच, जब भी ब्लीच कराएं तो बाथ और शावर को केयरफुली सावधानी पूर्वक ध्यान से उसको साफ़ जरूर करें। हॉट वॉश सॉक्स टावल्स बाथ मैट्स एट 60 डिग्रीज, यानी कि जो भी वो चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो टावल्स यूज़ करते हैं या फिर जहाँ नहाने का जो उसका मैट्स है, बाथ मैट्स है, उसका इस्तेमाल करते हैं, या जो सॉक्स वो पहनते हैं, इन सभी चीज़ों को 60 डिग्री टेम्परेचर पे उसको धोना है। यानी कि पानी को गर्म करना है, एटलीस्ट 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो उतने गर्म पानी में, यानी कुल मिला के गर्म पानी में इन सबको धोना है। ठीक है, अगर वो जूते भी मोजा भी पहन रहे तो मोजे को हो सकता है, टावल्स को हो सकता है, अपने सारे कपड़ों को गर्म पानी में धोएं, इस बात का ध्यान रखें। रेगुलरली वॉश फ्लोर्स वेयर यू वॉक बेयरफुट, आप जब भी नंगे पाँव चले तो उस जहाँ पे आप चलते हैं, घर में रहते हैं, तो आप अपने घर के फर्श को रेगुलरली यानी कि कुछ कुछ समय पे इसको धोते रहें, इसको गंदा ना रहने दें। यूज एन एंटीसेप्टिक, जहाँ पर आपको ये दिक्कतें हो रही हो, लेसन्स आ रहे हैं, तो वहाँ पे एंटीसेप्टिक का इस्तेमाल करें। ये तो जनरल मेजर्स हो गए। अगर हम इन्फेक्शन को ज़्यादा ना बढ़े या ना फैले या दोबारा से ना हो, तो इस चीज़ के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, पेशेंट को क्या एडवाइस करना चाहिए। तो पहली चीज़, डू नॉट शेयर टावल्स या शीट्स या क्लॉथिंग, यानी कि जिस पर्सन को ये हुआ है उस पर्सन का टावल्स, उसके कपड़े, उसके कोई भी पहनने के या उसके यूज़ करने वाले कोई भी चीज़ दूसरा घर का व्यक्ति यूज़ ना करे, यानी कि उसका ही चीज़ केवल वही इस्तेमाल करे, दूसरा इस्तेमाल ना करे। दूसरा चीज़, अवॉइड वॉकिंग बेयरफुट, नंगे पाँव चलना बिल्कुल भी ना करें, यानी कि नंगे पाँव चलना बिल्कुल मना है, नंगे पाँव नहीं चलना चाहिए, नहीं तो जो इन्फेक्शन है वो दोबारा से फैलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर नेक्स्ट चीज़ है, अवॉइड लॉन्ग पीरियड वियरिंग द सेम क्लॉथ, लंबे समय तक एक ही कपड़े को पहन कर ना रखें, यानी कुछ समय के बाद कपड़े बदलते रहें। इसका कारण ये है कि अगर आप लंबे समय तक एक ही कपड़े पहन के रहते हैं, तो आपके पसीने से, आपके बॉडी से निकलने वाले जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है वो आपको उसमें फंगल को ग्रो कराने के लिए बेस्ट प्लेस का काम कर जाता है, और इसलिए अपने कपड़े को समय समय पे चेंज करते रहें। वियर ओपन
ओपन टोएड सैंडल्स, यानी कि ऐसा चप्पल पहने या ऐसा कुछ पहने जिसमें आपकी उंगलियां दिखनी चाहिए, यानी कि ऐसा ना पहने कि पूरा कवर अप हो। यानी कि आप जूते चप्पल जब भी पहने तो कवर अप ना हो पूरी तरीके से, यानी कि उंगली दिखनी चाहिए, हवा लगना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। ऐसा ना हो कि पूरा ढक के पहन रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। उन लोगों को ज़्यादा ये जो फंगल डिजीज ज़्यादा होती है। यूज़ एंटी फंगल फुट पाउडर, अगर कहीं हो जाए एंटी फंगल फंगस से अगर दिक्कत होने लग जाए तो एंटी फंगल फुट पाउडर होते हैं वो उसका इस्तेमाल करें। जैसे कि कुछ नाम में मेंशन है, सिक्लोपाइरॉक्स, इकोनाजोल, मिकोनाजोल, टॉल्सी क्लेट और टोलना फ्लैट और अंडी साइलिनिक एसिड। इस तरीके से कुछ नाम है। आप इसमें से किसी भी चीज़ का इस्तेमाल करके पाउडर के फॉर्म में आता है और आप अपने सॉक्स में लगा ले या अपने पैरों में लगा ले, फिर सॉक्स पहने, तो वहाँ पे आपको ये जो इन्फेक्शन है फंगस से होने वाला ये रिड्यूस हो जाएगा। अगर टॉपिकल एंटी फंगल मेडिकेशन की बात करें तो उसमें क्या करना है, ए टॉपिकल एंटी फंगल मेडिकेशन इज़ आ क्रीम। जो भी टॉपिकल एंटी फंगल मेडिकेशन होते हैं वो किस किस रूप में आपको मिल सकता है, वो क्रीम के रूप में हो सकता है, लोशन के रूप में हो सकता है, कोई सॉल्यूशन हो सकता है, कोई पाउडर, कोई सोप या कोई जो जेल या कोई स्प्रे के रूप में हो सकता है। और इन सभी चीज़ों को आप अगर क्रीम के रूप में है, पाउडर के रूप में है, किसी रूप में है, यानी अलग अलग फॉर्मुलेशंस में देखने को मिल सकता है, तो अफेक्टेड एरिया पे इसको अप्लाई करना है। और इसका ध्यान रखना है कि जहाँ पे हुआ है उसके कुछ फ्यू सेंटीमीटर्स मार्जिन लेके नॉर्मल जो टिश्यू चाहिए स्किन्स है उसको नुकसान ना हो उतना मार्जिन लेके ये काम करना है। ठीक है। ओरल मेडिकेशन कब यूज़ करना होता है इसका ध्यान रखें कि जब बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव हो जाए या सीवियर हो जाए डिजीज़, यानी जब इन्वेजिव स्टेज में चला जाए कि सिस्टम को अफेक्ट करने लग जाए, या फिर रेजिस्ट टॉपिकल एंटी फंगल थेरेपी, यानी कि एंटी फंगल थेरेपी अगर आप दे रहे हैं वो काम नहीं कर रहा है, यानी कि आप क्रीम व्रीम लगा के थक चुके हैं, वो कुछ भी काम नहीं कर रहा है, तब आपको ओरल मेडिसिन देना है, ऐसे नहीं देना है। तीसरी चीज़, अफेक्ट हेयर बियरिंग एरियाज। इसका इस्तेमाल करने से जो हेयर बियरिंग एरियाज होता है, जहाँ जहाँ बाल उगते हैं, वो सारी चीज़ें पे अफेक्ट पड़ता है, यानी कि बाल झड़ने लग जाते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से एंटी फंगल जो मेडिसिन होते हैं उन सब चीज़ के बारे में हमने देख लिया, और फंगल डिजीज़ का डायग्नोसिस क्या है और ट्रीटमेंट क्या होता है उसका बेसिक चीज़ें हमने देख ली। आगे की वीडियो में किसी और टॉपिक को लेकर आएंगे, तब तक के लिए शुक्रिया।